करें स्टार्ट? चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में है, फर्स्ट है मेरी रो वाटर इंजीनियरिंग, सेकंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, थर्ड है सॉलिड वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ये अपने आप में 3 सब्जेक्ट्स हैं ये। तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अब आते कितने मार्क्स के? गेट में 13 ±2%। 13 की भी आ सकती है, 15 की भी, 11 की। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, रो वाटर इंजीनियरिंग आज। करें स्टार्ट। देखिए अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 3 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले रो वाटर इंजीनियरिंग। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं रो वाटर इंजीनियरिंग। और सेकंड पार्ट में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग लेंगे, थर्ड पार्ट में सॉलिड वेस्ट और एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। इसका भी एक क्वेश्चन आता ही आता है एयर पोल्यूशन का, तो वो भी अच्छे से करना ही होगा हमें, मतलब इसका तो कंफर्म क्वेश्चन है। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रो वाटर इंजीनियरिंग पढ़नी है। सबसे पहले पता होना चाहिए रो वाटर होता क्या है। क्या होता है रो वाटर? रो वाटर क्या होता है? रो वाटर क्या होता है? जिसपे कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं रो वाटर, विच इज़ नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। अब सबसे पहला अपना वाटर का सोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, सोर्स का वाटर रिवर है, ग्राउंड वाटर है, डैम है, रिजर्वियर है, और बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के। अब अल्टीमेटली अपने को क्या करना है? रो वाटर देखना है भाई, ये रो वाटर है क्या नहीं है। अच्छा, क्या ग्राउंड वाटर रो वाटर है? आर्टिफिशियल कुछ किया नहीं। अच्छा, नेचुरल ट्रीटमेंट होता है इस पर? नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है नेचुरल, तो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, तो वो क्या हो गया? वो रो वाटर हो गया वो। अच्छा, रिवर में क्या होता है? रिवर सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? पार्टिकल नीचे बैठना, वो नेचुरली होते हैं, बट उसको भी क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? रो वाटर। तो रो वाटर वो वाटर है जिसपे हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, अपने आप हो रहा है, वो चल जाएगा। समझ गए? तो नेचुरल ट्रीटमेंट होता ही है, ऑलरेडी होता है, ग्राउंड वाटर पे होता है, रिवर पे होता है, ये सब पे इस पर ट्रीटमेंट होते ही होते हैं नेचुरली, बट उस पर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं लगाया, तो उसको क्या बोल दिया? रो वाटर बोल दिया। समझ गई बात? अच्छा, रो वाटर के लिए अब हमें क्या करना है? हमें जब ये पढ़ेंगे हमें एक दिमाग में बात रखनी है भाई, जो अपने एरिया है इसमें हमने क्या करना है? एक रो वाटर स्कीम लगानी है। मतलब यहाँ पे हमने वाटर कैसे जनरेट किया जाए, भाई किस सोर्स से लिया जाए, वो सारी अपनी कम्युनिटी को दिमाग में रख के करनी है पूरी इन्वायरमेंट। भाई कहाँ से चीज़ कहाँ से क्या आ रही होगी, भाई यहाँ पे किस किस की नीड है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले रो वाटर में अगर मैं देखूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर में क्या क्या आ जाएगा? जैसे डैम, जैसे रिवर, जैसे ग्राउंड वाटर, जैसे कुछ भी एक्सेट्रा ले देता हूँ, कोई भी आ जाएगा। अब ये मेरा क्या आ गया? सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर से, अच्छा ये पानी डिस्ट्रीब्यूट किससे होता है? डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है? किसके थ्रू जाएगा ये पानी? सीवर्स के थ्रू। सीवर्स मतलब पाइप, सीवर मतलब पाइप के थ्रू जाएगा। अच्छा, पाइप के थ्रू जाएगा, दिस इज पाइप 1, ये लगा लो, दिस इज पाइप 1। पाइप 1 से कहाँ जाएगा? पाइप 1 से क्या होगा? अब पानी को क्या करेंगे? किसी भी सोर्स से पानी को निकालेंगे या उसको पास करवाएंगे। मतलब वहाँ पे पंप भी हो सकता है, पंप पानी निकालने के लिए, तो यहाँ पे लगा दिया हमने पंप। मतलब ये एक रेफरेंस है भी, क्या किया होगा किसी भी रो वाटर को स्कीम को जनरेट करने के लिए, क्या किया होगा? कोई ना कोई पंप लगा दिया। पंप के बाद क्या होगा? पानी को निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे उसमें? उसको क्या करोगे? स्टोर करेंगे सीधा, ट्रीट नहीं करोगे क्या? अब ट्रीटमेंट करोगे। इसके बाद क्या करोगे? यही पाइप 1 से आ रहा है,
ये कहाँ पहुँच गया, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, ये ट्रीटमेंट प्लांट आ गया। ट्रीटमेंट प्लांट के बाद कहाँ जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट के बाद कहाँ जाएगा, सर्विस रिजर्वियर। सर्विस रिजर्वियर क्या होता है, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है। आपकी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं पानी स्टोर होता होगा, जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाटर बॉक्स जो भी आता है वो सर्विस रिजर्वियर है। अब यहाँ से क्या होगा, इसके बाद पाइप्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ तक तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये पाइप चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे पाइप जुड़े होंगे। ये किससे कनेक्ट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्ट होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो ऐसे चलता है सारा सिस्टम। ये सारी कहानी होती है। तो अल्टीमेटली एक ये रेफरेंस दिया है भी, अल्टीमेटली कहीं भी रो वाटर स्कीम लगानी है आपको, या वाटर आपको किसी भी कम्युनिटी में वाटर की सप्लाई करानी है, तो कैसे सिस्टम चलता होगा। तो ये रो वाटर इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा बना दिया। सबसे पहले सोर्स चाहिए अपने को। सोर्स में क्या क्या हो जाएगा, डैम, रिवर। अच्छा ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं हम, ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम, भाई वाटर की डिमांड पूरी हो सके। सबसे पहले क्या देखोगे आप, वही वाटर की डिमांड कितनी है। वाटर की डिमांड एक साल के अंदर देखेंगे भी कितनी डिमांड है वाटर की, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये सारा कुछ। भाई अब कोई भी कम्युनिटी है, जैसे हिसार है, हिसार की पॉपुलेशन है कितनी, 20 लाख पॉपुलेशन है मान लो, 20 लाख की पॉपुलेशन है। अब 20 लाख पॉपुलेशन के अंदर अपने को ये देखना होगा भी एक साल के अंदर कितना पानी की डिमांड है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाएंगे सारा का सारा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर डिमांड, वाटर डिमांड। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स का मतलब क्या है, अच्छा अब आपको पता लग गया यार मेरे को इतना पानी चाहिए, डिमांड इतनी है। उसके बाद देखेंगे किस सोर्स से ये मैं पानी ले सकता हूँ, भाई ऐसी कौन सी रिवर है जहां से मैं पानी ले सकता हूँ, ये वो सोर्स हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद पाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद क्वालिटी, इसी में आएगा ये भी। अगर लाइन वाइज लिखना है तो इसको पाइप बाद में लिख लो, पाइप बाद में। क्वालिटी ऑफ वाटर है, क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। अच्छा अब क्वालिटी क्यों चेक करेंगे, ये ट्रीटमेंट से पहले भी लिख सकते हो, क्वालिटी को ट्रीटमेंट पहले लिख लो, कोई एक ही बात है। देखो अब वाटर की डिमांड पता लग गई, अब मैं देखूंगा सोर्स क्या है, भाई कहाँ से पानी लूँ, इतना हिसार में पानी को पहुँचाने के लिए कहाँ से पानी लूँ, वो सोर्स देखूंगा। सोर्स देखने के बाद अब आपको ट्रीटमेंट प्लांट पे जाना है। अब ट्रीटमेंट प्लांट को ये देखना है भी कितने एक्सटेंट तक ट्रीट करना है, कोई हम पैसे थोड़ी ज़्यादा लगाते रहेंगे। अब पीने के लिए चाहिए तो ट्रीटमेंट अलग नीड है, अगर अपने को उसके लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए, किसी और चीज़ के लिए चाहिए तो ट्रीटमेंट। तो अब हमारे को देखना है भी डिजायर्ड क्वालिटी और अनडिजायर्ड क्वालिटी क्या है। अगर अनडिजायर्ड क्वालिटी है तो उसको रिमूव करना है, डिजायर्ड क्वालिटी है तो उसको हमें ऐड करना है, तो वो ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले क्या करोगे, वाटर डिमांड, फिर सोर्स ऑफ वाटर, फिर क्वालिटी, फिर ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सर्विस रिजर्वियर। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके, सारी डिस्कस कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बस। हो गया, चलो अब रो वाटर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी भी कैसे हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो सारे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वाटर डिमांड। वाटर डिमांड डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले रो वाटर की, उसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट, any water
collected from natural source, any water collected from natural source, any water collected from natural source and is not being subjected to, and is not being subjected to, not being subjected to any artificial treatment, not being subjected to any artificial treatment is known as raw water, is known as raw water. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर डिजाइनिंग the raw water, before designing the raw water scheme, before designing the raw water scheme, following quantity must be known. अब कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए मुझे, उसको लिखवाया तो पहले समझा देता हूँ. देखो, अब कहता किसी भी कम्युनिटी में मुझे रो वाटर स्कीम लगानी है. अब इस रो वाटर स्कीम को लगाने से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ चाहिए, उसको मैं लिखूँगा. अब कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा भी एक साल के अंदर कितनी पानी का डिमांड है. एक साल के अंदर लेट अस सपोज कुछ भी लगा लो, उसको जेड लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, कितनी क्वांटिटी पानी लग रहा है. मतलब आप डेली के डेली ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, ये ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी है. सबसे पहले भी किसी भी कम्युनिटी में भाई पॉपुलेशन आ गई, 10 लाख पॉपुलेशन है, 20 लाख पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन है भाई, मैंने क्या किया, मैंने डेली की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की भी कितना वाटर आपने सप्लाई किया वहाँ पे और कितने की डिमांड हो रही है वहाँ पे, तो उसको मान लिया मैंने जेड. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए होती है, उसको क्या बोलूँगा मैं भाई, एनुअल डिमांड बोल सकता हूँ उसको, एनुअल डिमांड या एनुअल ड्राफ्ट भी बोलते हैं, दो नाम है, डिमांड और ड्राफ्ट एक ही बात है. इसको मान लो आप जेड, कोई भी क्वांटिटी मान लो, ABCD कुछ भी मान लो. अब क्या करूंगा, अब ये देखूंगा भी पूरे एक दिन के अंदर कितनी डिमांड है. एक दिन के अंदर, एक दिन में कैसे निकालोगे, अब 365 दिन की आपके पास आ गई, आपको एक दिन के निकालने, क्या कर दूं उसको, तो जेड बाय में 365. अब उसको क्या कर दूं, अब इसको क्या बोल देंगे, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, उसको बोल देंगे. ये भी तीसरी क्वांटिटी होगी, इसको जोड़ेंगे. अब कहता एक बंदा कितना पानी ले रहा है, एक इंडिविजुअल कितना पानी ले रहा है, उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोल देंगे, एनुअल मतलब पर कैपिटा डिमांड बोल देंगे उसको भाई. पर कैपिटा भाई एक इंडिविजुअल कितना पानी यूज कर रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, तो उसको बोल देंगे पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड, ऐसे बोल सकते हो आप, पर कैपिटा डिमांड. अब एनुअल एवरेज पर कैपिटा कैसे निकालूं, अब इसकी पॉपुलेशन है जो इस हार की जो पॉपुलेशन उसे भाग कर दो उसको, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड बाय में 365 गुना में पी, जितनी भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको डिमांड कर देंगे. तो आपको क्या करना है, आपको रो वाटर स्कीम लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल एवरेज डिमांड कितनी है, पर कैपिटा डिमांड कितनी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अब एनुअल डिमांड जो है, अब इसमें से वो पूछ लेगा, ये तो देखो डाटा बेस पे है, ये क्या है, सिर्फ इनमें से एक डिमांड ऐसी है जो ऑब्जर्वेशनल डाटा है. ऑब्जर्वेशनल डाटा मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, दिस इज ऑब्जर्वेशनल डाटा. ये कुछ चीज़ें हैं, ये लिखवा देता हूँ आपको. ठीक है, समझ आ गई, ये लिख लेते हैं इसको. चलो इसको मिटा रहा हूँ, अलग से लिखवा रहा हूँ दोबारा से, मिटा दो उसको. चलो फर्स्ट लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर. फर्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए कम्युनिटी, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए कम्युनिटी इन 1 ईयर, इन 1 ईयर. इसको क्या बोल देंगे, दिस इज
एनुअल ड्राफ्ट, इसको डिनोट करो वी से, लोग कुछ भी मान लिया, वी मान लिया इसको, नोट्स में भी है तो वी लिख लो। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी इन 1 ईयर। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए कम्युनिटी इन ए डे। अब सिंगल डे में कितना होगा, तो सिंगल डे में v डिवाइड बाय में 365, v डिवाइड बाय 365। इसका नाम भी लिख लो, एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, इसमें लिखो थर्ड पॉइंट, लिख लिया? थर्ड पॉइंट लिखिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए इंडिविजुअल, रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एनुअल एवरेज पर कैपिटा ड्राफ्ट, एनुअल एवरेज पर कैपिटा ड्राफ्ट। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, v डिवाइड बाय में 365 इंटू में p। सो p इज प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी भी कम्युनिटी की, लिख लो उसको। ठीक है, करें स्टार्ट आगे। अब कहता है ये जो डिमांड है वो किस किस फॉर्म में होती है उसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने ये चीज़ें पढ़ ली जो रो वाटर स्कीम से पहले हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, पहले बता दी मैंने आपको। अब ये चीज़ बताओ, एक सेकंड कौन सी बताई मैंने आपको, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट बता दी मैंने आपको। और ये चीज़ किस टर्म में, अगर क्या मैं मंथली भी लिख सकता था इसको, क्या इसको मंथली भी लिख सकता हूँ? अगर मंथली कैसे कन्वर्ट कर लोगे, तो मंथली एवरेज डेली डिमांड हो जाएगा। मंथली में क्या करेंगे, 12 से आ जाएगा, समझ गए? तो मंथली आ जाएगा, वो किसी फॉर्म में आ सकता है, एक जनरल फॉर्म में बता दिया मैंने, भी एक दिन का निकालने के लिए बता दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब कौन कौन सी डिमांड होती है, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहली डिमांड है मेरी डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड। अब डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब क्या मतलब है डोमेस्टिक का, लाइक ड्रिंकिंग, लाइक कुकिंग, लाइक बाथिंग, लाइक हाउस वॉशिंग, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक बर्तन धोने के लिए। तो अलग अलग चीज़ों में कितना पानी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक। मतलब डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए कितनी वाटर की डिमांड है उसको सभी को कन्वर्ट करेंगे एलपीसीडी में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये इसकी वैल्यू अलग अलग कितनी होती है, आजकल ये नया क्वेश्चन आ रहा है जेई में, तो पूछ लेगा ड्रिंकिंग के लिए कितना एलपीसीडी चाहिए, कुकिंग के लिए कितना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, लाइक ड्रिंकिंग के लिए 5 चाहिए, कुकिंग के लिए 5 चाहिए। तो कुछ एलपीसीडीज में मुझे कन्वर्ट किया हुआ उसको, वो डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है आजकल। ठीक है, और टोटल डोमेस्टिक डिमांड होती कितनी है, 135 एलपीसीडी होती है। तो ये सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखो डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कर लो इसको, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड लिखो इसमें। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर it is the amount of water required to fulfill the
It is the amount of water required to fulfill the domestic needs. Required to fulfill the domestic needs like drinking, cooking, bathing, etc. Okay, next point. It constitutes 50 to 60% of total water demand. It constitutes 50 to 60% of total water demand. Next point. For a city having full flushing system, it is in the range of 135 to 225 LPCD, liter per capita per day. Okay, generally it is taken to be 200 LPCD. अब ये सवाल आता है, जैसे डोमेस्टिक पूछ लेगा, आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, 135 से 225 के बीच में जो भी आ रहा है वो लगा लोगे। अब ये बताओ, अब फुल फ्लशिंग सिस्टम का क्या मतलब है? फुल फ्लशिंग सिस्टम का कुछ तो मतलब होगा। क्या क्या आ गया? अरे फुल फ्लशिंग सिस्टम हो गया ये। फुल फ्लशिंग, इसमें ड्रिंकिंग भी आ गया। मतलब कि सर जितना भी मतलब वो वेस्ट होता है सारा आ गया उसमें। अरे ऐसा नहीं होता। फुल फ्लशिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, जो भी अपना वेस्ट होता है, जो भी अपना वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए जब हम पानी के थ्रू उसको रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं फुल फ्लशिंग, और कुछ नहीं है। अब एक गांव में वो भी होता है जो ड्राई सीवरेज सिस्टम होता है, ड्राई होता है ना, तो उसको ड्राई बोलते हैं, इसको फुल फ्लशिंग, और कुछ नहीं है। कुकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं है, बस पानी को यूज़ करना किसी भी वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसको फुल फ्लशिंग सिस्टम करते हैं। इतनी सी बात है, समझ की बात। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब टोटल जो वाटर डिमांड है उसका 50 से 60% ये कंट्रीब्यूट करता है। जो पानी जो है 50 से 60% इसके अंदर लग जाता है हमारा। सो इसमें क्या बताया, ये वो वाटर डिमांड है जो फुलफिल करती है डोमेस्टिक नीड्स को, जिसमें ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग सब आ गया इसके अंदर। ये इसमें 50 से 60% ये वैल्यू रहेगी। और जिस सिटी में फुल फ्लशिंग सिस्टम है उसके लिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले किसी भी सिटी में ड्राई सीवरेज सिस्टम है, तो ड्राई सीवरेज सिस्टम है, वहाँ पे पानी तो चाहिए नहीं, तो डिमांड क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखना है, अगर वो ड्राई बोलते हैं इससे कम वैल्यू आएगी, जो कम हो वो लगा देंगे वहाँ पे। बात समझ, बहुत कम वैल्यू हो जाएगी उसकी। सो पानी का तो यूज़ ही नहीं हो रहा ना उसके अंदर, समझ रहे हो बात? तो मतलब उस केस के अंदर क्या करेंगे, इससे वैल्यू कम आएंगे। तो सवाल में कुछ भी चेंज करके दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर नोट डाल के पॉइंट लिख लो, डायरेक्ट जो सवाल आ रहे हैं। डिफरेंट कॉम्पोनेंट, नोट डालिए, डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट components of domestic water demand। ये सारी वैल्यू याद करनी है, डायरेक्ट वैल्यू आ रही है आजकल। सबसे पहले ड्रिंकिंग, कुकिंग, यहाँ पे लिख लो डिमांड LPCD। ड्रिंकिंग में है 5, कुकिंग में है 5, उसके बाद है अपना बाथिंग 55, बाथिंग में 55। उसके बाद है अपना वॉशिंग क्लॉथ्स 20 LPCD। उसके बाद है अपने वॉशिंग यूटेंसिल
वॉशिंग यूटेंसिल, इसके लिए 55, 20, 10 LPCD। हाउस वॉशिंग 10। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, उसको भी लेके चलते हैं। मिसलेनियस भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें ले लेते हैं 30। यहाँ पे आ जाएगी, टोटल आ जाएगी कितनी आ जाएगी 135 LPCD। तो डोमेस्टिक जो वाटर डिमांड है 135 वैल्यू रहती है इसकी। टोटल करके देख लो कितनी आ रही है, 135 ही आ रही होगी। और यहाँ तक 105। अब वो कई बार सवाल में क्या कर देगा, यहीं तक पूछ लेगा, सिर्फ कहेगा जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस को इंक्लूड नहीं करना आपने, तो 105 भी पूछ लेता है कई बार। दोनों ध्यान रखेंगे। हॉस्पिटल के हो गए, इंस्टीट्यूशन है वो। इंडिविजुअल के लिए किस में होती है? हाँ वो उस पर है 45। इसमें क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन में। अभी आ रहा है, अभी आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ। सारे सवाल जो जितने भी आए हुए हैं ना, वो सारे खत्म यहीं पे हो जाएंगे। 5 मिनट रुको। हैं? हाँ, वो इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है ना, ज़्यादा आई है ना इन्वायरमेंट, वो सारे लगा लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। 10 के 10 हो जाएंगे। हर पेपर में आ रही है 10-12 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो। अच्छा, पता है क्या होता है, जैसे ये सारा डाटा कैसा है, ऑब्जर्वेशनल डाटा है ये। ऑब्जर्वेशनल डाटा जैसे अभी हमने क्या किया, एक सिटी है, एक सिटी में हमने ऑब्जर्वेशन की पहले महीने में ऑब्जर्वेशन की। वहाँ पे ये टोटल डिमांड आ रही थी भाई, टोटल डिमांड आ रही थी 145 है। बात सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यार आप ये सोच रहे हो इसकी वैल्यू जो है, मेरा अभी डोमेस्टिक कितनी लिखवाई आपकी वैल्यू 135, 225, ये रेंज है एक। इस रेंज के बेस पे हमने डिसाइड नहीं किया हुआ, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये रेंज डिसाइड हुई है। लाइक पहले महीने में आपने ये सारा डिमांड निकाली, 145 आ गई, तो कहने लगे भी 145 होती है। फिर डिमांड निकाली, फिर आ गई 150, फिर अगले महीने फिर निकाली, फिर आ गई 155, फिर अगले महीने फिर डिमांड निकाली, फिर आ गई 190, फिर डिमांड निकाली, फिर आ गई 135। फिर क्या है, हर महीने वैल्यू चेंज होती रही। फिर एक सिचुएशन पे पहुंचे हम लोग भी 135 से 225 कहने लगे इसको, भाई इसके बीच में रहेगी। तो ये दिमाग में नहीं रखना भाई ये फिक्स है, भाई ये फिक्स ही है ये वैल्यू, तो ये चेंज होती रहती है। चेंज मतलब कोई एक रेंज ले ली, भाई इसी के बीच में लाई करेगी, तो ये वेरिंग है सारी की सारी। समझ के बाद ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट, कौन कितना हो गया ये, नेक्स्ट करो। ये सारा लिख लिया, नोट कर लिया, ये सारे याद करने हैं आपको। ये जेई में आ रहा है, एसएस जेई में एक ही पूछ लेगा, कहेगा बाथिंग के लिए कितना चाहिए, समझ गए। ये वॉशिंग क्लोथ के लिए कितना चाहिए, वॉशिंग यूटेंसिल के लिए। ये आजकल ये छोटे एग्जाम है ना जो जेई वही हैं, इसमें ये आने लग गया क्वेश्चन, तभी ये नया एक्स्ट्रा ऐड किया नोट्स में। नेक्स्ट करो इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड क्या होगा, इंडस्ट्री की नीड पूरी करने के लिए कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या बोल देंगे, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कर देंगे। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड पढ़ते हैं अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है, अब जरूरी थोड़ी है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड हर जगह सेम होगा। जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पे नहीं होंगी वहाँ पे होगी नहीं डिमांड। तो ये सारी कहानी रहती है। तो स्पेसिफिकली किसके लिए, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है वो सारी है। अब नई न्यूज़ आई है, देखा आपने, दिल्ली में सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, पता लग गया। दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली पोल्यूशन ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो सारी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अब नए प्लांट लगेंगे, अब जहाँ पे बंदे ने प्लांट लगा रखा है वहाँ पे उसको पाड़ के दोबारा लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए अब अलग अलग जगह पे जहाँ पे खाली जगह है, अलग अलग जगह डिसाइड होगी, अलग अलग शिफ्ट होगी। बस दिल्ली से रिमूव कर देंगे, दिल्ली से बाहर कर देंगे उसको। तो अभी मेरे एक फ्रेंड है जो STP है, जो प्लांट
चलो इंडस्ट्री के लिए लिखो, इसके लिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water required to fulfill the it is the amount of water required to fulfill the needs of different industries, to fulfill the needs of different industries in a community. In a community. Next. Next point लिखिए, it depends upon the it depends upon the extent of industrialization in a community. It is in the range of 50 to 450 LPCD. 50 to 450 LPCD. Okay, next. The impact of this demand, the impact of this demand over total demand is comparatively high. इसकी इम्पैक्ट का मतलब सोच रहे हो क्या इम्पैक्ट है इसका, मतलब क्या है इसका, मतलब इसकी जो वेरिएशन है वो ज़्यादा डिपेंड करेगी टोटल डिमांड पे, लाइक टोटल डिमांड को वेरी करेगी एकदम से, समझ रहे हो, उसका इम्पैक्ट जो बता रखा है ये, लाइक किसी एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो एकदम से वेरी कर देगी, किसी में नहीं है एकदम से कम हो जाएगी, तो वो टोटल डिमांड जो है एकदम से वेरी करता है भाई। बहुत ज़्यादा वाला लाइक हिसार में इंडस्ट्रीज़ हैं, डिमांड ज़्यादा है, हिसार में इंडस्ट्री ना होती तो वो बहुत कम हो जाती, तो ये बात बताना चाह रहा है भाई, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा है, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये और कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट लिखिए कौन सा इंडस्ट्रियल हो गया, नेक्स्ट लिखिए इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। अब इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल्स, मतलब हॉस्पिटल्स, मतलब एयरपोर्ट, मतलब रेलवे स्टेशंस, ये सारे पे वाटर की डिमांड कितनी है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। बस ये थोड़ा दिमाग में बात रखनी है भाई, कौन सा वर्ड बोल रहा है, हॉस्पिटल की बात कर रहा है इंस्टीट्यूशन में आएगा, एयरपोर्ट की बात कर रहा है इंस्टीट्यूशन में आएगा, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है इंस्टीट्यूशन में आएगा, और अपना स्कूल्स हो गए वो सारे इसमें इंस्टीट्यूशन में आएगा। कमर्शियल तो नहीं कह सकते, कमर्शियल तो इंडस्ट्रीज में आ जाएगी, मतलब ये वो होटल्स इसमें आएंगे, हाँ रेस्टोरेंट्स तो इसमें ही आ जाएंगे वो, तो उसमें तो नहीं आएंगे डोमेस्टिक में, वो तो डोमेस्टिक हो गए ना, डोमेस्टिक में तो आएंगे नहीं, इसके अंदर ही आएंगे। ठीक है, एक जैसे वाटर फॉर पब्लिक यूज़, जैसे गार्डनिंग हो गया, जैसे रोड वॉशिंग ऑफ रोड्स हो गया, वो पब्लिक यूज़ में आ जाएगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, किसके लिए पूछा हुआ था?
अभी इसके बाद कर लेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water required to use to satisfy the needs of different institution like schools, हॉस्पिटल्स, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लाइक और क्या बोला मैंने, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन नहीं, ना 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 इस पे आएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इसके अंदर आएंगे। हाँ इसमें आएगा। is termed as institutional water demand institutional water demand. It is in the range of 20 to 50 LPCD. ओके, नेक्स्ट लिखो वाटर फॉर पब्लिक यूज। वाटर फॉर पब्लिक यूज, अब वाटर फॉर पब्लिक यूज में लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water required to fulfill the needs of public utility services. Like washing of roads, like gardening, etc. ओके, इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसकी में, इट्स वैल्यू is in the range of 10 to 20 LPCD, 10 से 20 LPCD, और ये बहुत कम होती है वैल्यू, और 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड। ये सारी कारण, अब देख लो क्वेश्चन कैसा है।
गया। नेक्स्ट करो फायर डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, इससे सवाल आएगा कोई? फायर डिमांड से नहीं आया। आना चाहिए था यार, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब फायर डिमांड का क्या मतलब है? फायर डिमांड मतलब जब फायर ब्रेकआउट होगी तब कितने पानी की नीड है, उसको बोल देंगे फायर डिमांड। चलो लिखो इसको। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water required, it is the amount of water required in case of fire breakout, in case of fire breakout, it is the amount of water required in case of fire breakout. Next point, it is taken to be, सबसे कम वैल्यू लेके चलते हैं इसकी, टेकन टू बी 1 LPCD, 1 LPCD। क्या हो गया? 1 LPCD। अच्छा अब ये बताओ, फायर ब्रेकआउट के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करते हैं जब भी हम रो वाटर स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारे को फायर हाइड्रेंट्स लगाते हैं। हाइड्रेंट्स मतलब जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं फायर ब्रेकआउट के, लाइक इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे फायर हाइड्रेंट्स लगाए जाते हैं जिसमें पानी का सोर्स पूरा होता है एकदम से। समझ रहे बात? फायर हाइड्रेंट्स आप कभी सर्च करना गूगल पे, पता लग जाएगा। कुछ इस शेप का होता है, जैसे ये बना होता है, हाँ रोड के किनारे पे लगा होता है, ये सब होता है। इसकी 3 स्ट्रीम्स होती हैं इसकी, दिस एंड दिस, ये 3 स्ट्रीम में जाता है। जहाँ पे आपका मेन आपका टारगेट है वहाँ पे सेकंड वाली होगी, उसके एडजेसेंट वाली उसके आसपास वाले होगी, क्योंकि इस फायर ब्रेकआउट का ज़्यादा चांस होते हैं भी साइड में भी आग ना लग जाए, तो ये साथ में चलता है। ये तो ये नोज़ल होती है यहाँ पे, दिस इज़ नोज़ल, कुछ ऐसे चलता है। मतलब अल्टीमेटली फायर ब्रेकआउट ये नहीं है, इससे कनेक्ट होगा वो पाइप से कनेक्ट होगा, वो 3 लेयर्स में जाएगा। 3 लेयर्स होती हैं, ऐसे जाती हैं वो डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। वो जो नोज़ल है जिस पे आपको टारगेट करना है वो सेकंड वाली होगी, और फर्स्ट और थर्ड जो एडजेसेंट है वो साइड वाले पोर्शन को भी गीला करेगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फायर हाइड्रेंट्स। इसके लिए एक लाइन लिख लो, लाइन लिखिए इसके लिए। द वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द water required to satisfy the water required to satisfy the fire demand is being utilized. Fire demand is being utilized by, fire demand is being utilized by fire hydrants. Is being utilized by fire hydrants. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब पूछ लेगा फायर हाइड्रेंट्स कितनी स्पेसिंग पे लगाए जाते हैं। फायर हाइड्रेंट्स आर प्लेस्ड at the spacing of 100 to 150 meter, 100 to 150 meter। नेक्स्ट अब फायर हाइड्रेंट का प्रेशर पूछेगा। द मिनिमम प्रेशर ऑफ fire hydrants, the minimum pressure of fire hydrants
इज 100 to 150 इज 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हेड इज मेंटेन्ड एट, ये समझते हो ना, ये कह रहा है भाई जो इसका फायर हाइड्रेंट का जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर मतलब रो जी एच, रो वाटर का हो गया, जी हो गया इंटू एच, एच मतलब कितना हेड मेंटेन होना चाहिए जहाँ से पानी ले रहे हैं, और उसके ऊपर कितना पानी का जो हाइट रहनी चाहिए वो 10 से 15 मीटर रहनी चाहिए, और कितने घंटे के लिए रहनी चाहिए, वो 3 घंटे के लिए रहनी चाहिए कम से कम भी। तो ये सवाल पूछता है ऐसे कैसे, तो लिख लो इसको, एंड शुड बी मेंटेन्ड फॉर 4 to 6 आवर्स, 3 से 6 या 4 से 6 घंटे के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी कहानी हो गई। 4 से 5 लिखा हुआ है, 5 कर लो इसको, 3 से 5 होता है वैसे, 4 से 5 लिखा, 4 से 5 घंटे के लिए। मतलब क्या है भाई, जैसे आपने पानी की सप्लाई करनी है फायर ब्रेकआउट पे, वो 4 से 5 घंटे तक 10 से 15 मीटर उसका हेड मेंटेन रहना चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 100 to 150 किलोमीटर पर मीटर, इतना प्रेशर होना चाहिए फायर हाइड्रेंट का, तो इतना पानी का प्रेशर वहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी कहानी जानकारी है। एक सवाल लिख लो छोटा सा भाई इसको समझने के लिए, देखो इसमें लिखिए इसमें द डिस्चार्ज of fire, the discharge for fire extinguishing is, the discharge for fire extinguishing is 1000 liter per minute, is 1000 liter per minute, 1000 liters per minute। उसके बाद इन ए सिटी ऑफ पॉपुलेशन 50 lakh, in a city of population 50 lakh, the 6 fire breakouts in a day, the 6 fire breakout इन ए डे, एक दिन में 6 फायर ब्रेकआउट हुए हैं एक जगह पे, एंड ईच फायर स्टैंड फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए स्टैंड हुई है फायर। और दे रखा है आपको, एंड कंप्यूट द पर कैपिटा डिमांड, कंप्यूट द पर कैपिटा डिमांड, compute the per capita demand if three streams are flowing, 3 streams are flowing, तो 3 स्ट्रीम्स उसको फ्लो कर रही है, निकालिए, सब कुछ दे रखा है। अब कोई भी पॉपुलेशन, अब आपको पता लग जाएगा भाई जो F1 LPCD जो लिया हुआ है वैल्यू वो बहुत ज़्यादा ली हुई है, इससे भी कम वैल्यू होती है फायर डिमांड की। ठीक है, तो कोई सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, अब हिसार की भी नहीं है, 20 लाख है, 16 लाख ही पाएगी मेरे हिसाब से, 16 से 20 लाख में, तो बड़ी बड़ी सिटी की भी नहीं होती इतनी। भाई मैं कैलकुलेशन 50 लाख के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मान लिया भाई उस 50 लाख की जो सिटी है वहाँ पे 6 जगह फायर ब्रेकआउट हुए हैं, 6 जगह फायर ब्रेकआउट हुए, एक जो फायर लग रही है वो 4 घंटे के लिए लगी है। ठीक है, कंप्यूट करना है पर कैपिटा डिमांड कितनी होगी एलपीसीडी में, एक बंदे का, भाई अगर मैं उसको कैलकुलेशन एक इंडिविजुअल के फॉर्म में करूं तब कितने उसमें वो लगेगी। इफ़ द 3 स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग, 3 स्ट्रीम फ्लो कर रही हैं। देखिए निकालिए वाटर डिमांड, सारा कुछ दे रखा है।
सीधा एक ही वर्ड का है, बस थोड़ा समझने की चीज़ है बस। डिस्चार्ज कितना है? 1000 लीटर पर मिनट। 1000 हो गया। अच्छा, अब फायर ब्रेकआउट कितने हुए हैं? 6 पर डे। 6 पर डे, ठीक है, लीटर पर मिनट में है। अच्छा, एक फायर कितने स्टैंड करती है? 4 घंटे के लिए। 4 घंटे को किसी गुना कर दूं? 60 मिनट। ये लीटर पर मिनट, मिनट से मिनट कट जाएगा, डिवाइड बाय कितना रह गया? और कुछ रह गया क्या? स्ट्रीम्स कितनी है? एक स्ट्रीम की है तो 300 और गुना कर दो, 3 स्ट्रीम होगी। डिवाइड किससे कर दूं? 50 लाख। 50 × 10 की पावर 5। सोल्व कर लो कितनी होने वाली है फायर डिमांड है। किसको? 6 पर डे में तो है वैल्यू, एलपीसीडी में निकालना है। लीटर पर कैपिटा पर डे, ये पर डे की आ गई, ये सारा लीटर्स में आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको। देखो 1000 लीटर, देखो यूनिट देखो, 1000 लीटर्स पर मिनट, मिनट को मिनट से गुना किया, कट गया, लीटर आ गया, ये पर डे में है। लीटर पर कैपिटा पर डे, ये इंडिविजुअल के लिए हो गया, डिवाइड कर दिया उससे, इंडिविजुअल में आ गया एलपीसीडी। सोल्व करो कितनी आ रही है, कैलकुलेटर सोल्व करके देख लो कितनी आ रही है। कितनी आ रही वैल्यू? कैलकुलेटर तो छोड़ दिया होगा, कई दिन हो गए, कईयों के तो गुम हो गए होंगे। ना सर 0.8 कितना आ रहा है? समथिंग नहीं पूछा मैंने। जीरो पॉइंट कितना आ रहा है? 864 एलपीसीडी, ठीक है। अब देखो ये एक नॉर्मल कंडीशन है सारी की सारी, मेरी सुनो मेरी बात, ये सारी मैंने आपको वो सारी कंडीशन बताई हैं जो नॉर्मली होती हैं। जनरली 6 फायर ब्रेकआउट लेके चलते हैं एवरेज, हम कौन है 6 फायर ब्रेकआउट लेके चलते हैं 50 लाख की पॉपुलेशन में। देखो 50 लाख के लिए होता है वो 1 एलपीसीडी जो वैल्यू होती है वो 50 लाख के लिए होती है। ये एक जनरल डाटा दे दिया जो कि हम लेके चलते हैं। ये 0.864 को ही 1 एलपीसीडी लेके चल रहे हैं, बात समझ आई? तो जो मैं 1 एलपीसीडी लेके जा रहा हूँ वो मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा। तो वो 1 एलपीसीडी कुछ नहीं है, 0.864 एग्जैक्ट वैल्यू है, उसी को उसने 1 एलपीसीडी माना हुआ है। समझ गई बात? तो ये सारे आपको समझाना था इसलिए क्वेश्चन में बता दिया। नेक्स्ट, अब ये जो फायर डिमांड है, ये फायर डिमांड जो है ऑब्जर्वेशनल डाटा है भाई। ऑब्जर्वेशनल डाटा मतलब इंपीरिकली इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इंपीरिकली अलग अलग रिलेशंस हैं, कुछ अलग अलग जनों ने अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, लाइक कचलिंग फॉर्मूला है, लाइक फ्रीमैन फॉर्मूला है, लाइक बोस्टन फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। एग्जैक्टली पूछ लेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा कचलिंग फॉर्मूला से फाइंड डिमांड निकाल के दिखाओ, आपको बोल देगा बोस्टन फॉर्मूला से बताओ, आपको बोल देगा एक नया फॉर्मूला आया है इस बार जो एरिया बेस है। पहले ये फॉर्मूले होते नहीं थे, अब एरिया बेस पे एक फॉर्मूला और आ गया है, वो भी आपको याद करना है। ये 5-6 इंपीरिकल फॉर्मूले सारे याद करने पड़े, कोई इलाज नहीं है उसका। चलो फायर डिमांड। नेक्स्ट, फायर डिमांड कैन बी कंप्यूटेड empirically। फायर डिमांड कैन बी कंप्यूटेड empirically। फर्स्ट, अलग अलग हैं सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैनुअल दिया हुआ है उसके बेस पे एक फॉर्मूला है, वो भी ध्यान रखेंगे। अब कोई और नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको भाई कैसे फायर डिमांड निकालो, अब यही फॉर्मूला लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाना आपको, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने दिया है उसको, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने क्या दिया, फायर डिमांड निकालना था। दिस इज 100 रूट ऑफ पी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, 100 रूट ऑफ पी। पी किस में होता है? पी इज इन पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। मतलब क्या है इसका, अगर मैं बोलूँ 1000 है तो वैल्यू पी के लिए कितने चाहिए? 1 हो जाएगा। मैं बोलूँ 5 लाख है तो 500,000 मतलब 500 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है, समझ गए? अच्छा, फायर डिमांड इसमें किस में आएगी? यूनिट सारी ध्यान रखनी है। फायर डिमांड आएगी इसमें किलोलीटर्स पर डे,
किलोमीटर्स पर डे। पी किस में है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। फाइव डिमांड मतलब डिस्चार्ज हो गया। अब ये किसके लिए है? ये जो फॉर्मूला है आपका 5 लाख को क्या होते हैं उसको, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50 लाख के लिए, 50,000 के लिए, सॉरी, पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 50,000 के लिए। हाँ 50,000 से ज़्यादा के लिए। अगर 50,000 से कम है तो क्या होगा? इफ लेस देन 50,000 तब 1 LPCD ले लेंगे डायरेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। पॉपुलेशन देखो कितनी दे रखी है, 50,000 से कम है, क्या करोगे? एक आंसर ले लेना डायरेक्ट। अगर बोलता 50,000 से ज़्यादा है तो वैल्यू लोगे इसकी, ठीक है। या ये तो लेस देन हो गया, या ऐसा बोल सकते हो इफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन, इसमें ऐसा लिख लो इफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन। अगर पॉपुलेशन कोई गिवन ही नहीं है तो दोनों सवाल आए हुए, ये पॉपुलेशन इज नॉट गिवन, लिख लो इसको, इफ पॉपुलेशन इज नॉट गिवन। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है कचलिंग फॉर्मूला। कुचलिंग फॉर्मूला फायर डिमांड निकाल, फायर डिमांड डिस्चार्ज ही और कुछ नहीं है, समझ गए ना? फायर डिमांड डिस्चार्ज ही है और कुछ नहीं है। फायर डिमांड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसमें? इस केस में है 3182 रूट ऑफ पी, 3182 रूट ऑफ पी। ये होता है, वहाँ पे किस में था? किलोमीटर्स पर डे में, यहाँ पे किस में आ जाएगा? लीटर्स पर मिनट में। एंड पी किस में है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। हो गया। नेक्स्ट थर्ड है नेशनल बोर्ड ऑफ क्या बोलते हैं उसको? फायर अंडरराइटर मेथड। फायर अंडरराइटर मेथड, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर मेथड। अब इसके लिए जो डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 4637 रूट ऑफ पी 1 माइनस में 0.01 रूट ऑफ पी। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना आपको डिस्चार्ज का। यहाँ पे क्यू किस में आएगा? सेम, लीटर्स पर मिनट, और पी पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पी इज इन पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा होगी। जब पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा होगी, 2 लाख से कम होगी, सॉरी कम होगी, 2 लाख से कम होगी। अगर 2 लाख से ज़्यादा होगी तो डायरेक्ट आंसर है उसका। तो हो गया, 2 लाख से कम। अगर यही चीज़ कह दूँ पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है, अगर 2 लाख से ज़्यादा है, इफ पॉपुलेशन, इसी में लिख लेना पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख, तो डायरेक्ट आंसर फायर डिमांड आ जाती है 54600 लीटर पर मिनट। सारे रट्टे मारने हैं तो मारने पड़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट 3 हो गए, 4 हो गए, 3। चौथा डी लिखो, बोस्टन फॉर्मूला। बोस्टन फॉर्मूला है 5663 रूट ऑफ पी। ये निकलता है फायर डिमांड, मतलब डिस्चार्ज। ये फायर डिमांड होगी लीटर पर मिनट में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जानकर इंपीरिकल रिलेशन है, याद करने पड़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट 4 हो गए। पांचवा है फ्रीमैन्स फॉर्मूला। फ्रीमैन फॉर्मूला का मेथड है क्या? वो इक्वल टू 1136 P/10 + 10। ये फॉर्मूला होता है।
यहाँ पे भी क्या हो, किसमें, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, हाँ लीटर पर मिनट, ये कन्वर्ट किया हुआ है। वैसे ही यूएसए का मेथड है, यूएसए में यही मेथड यूज़ करते हैं। तो यूएसए में जब इसको यूज़ किया उसने गैलेंस में निकाला था, वहाँ पे गैलेंस यूज़ होती है, एफपीएस सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया हमने उसी फॉर्मूला को, किसमें, लीटर पर मिनट में आ जाए। तो उसको इसके लिए सारी वैल्यू लिखी हुई है। तो 1136 P/10 प्लस में 10, ये सारी वैल्यू है। और ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब ये सारे के सारे फॉर्मूलाज ये हैं। अब कहीं भी किसी फॉर्मूला में एरिया को मेंशन नहीं किया उसने, ये उसकी ड्रॉबैक्स आ गई सभी फॉर्मूलाज की। तो सभी फॉर्मूला ने एक ड्रॉबैक लेके चले भी कितना एरिया कवर करना है, उसको लेके नहीं चले। तो अब इंडिया ने एक नया फॉर्मूला बनाया है जिसमें एरिया भी कवर करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए लिख लो, नीचे एक नोट डाल के पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखिए all the formulas do not consider the area. All the formulas do not consider the area in which fire break out, in which fire नेक्स्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या बनाया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें ही, फायर डिमांड व्हेन कंसीडर द एरिया, फायर डिमांड व्हेन कंसीडर द एरिया, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकआउट एंड रीअकरेंस, duration of breakout and reoccurrence is consider। जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछ रहा है आजकल। 4360 r की पावर 0.275 डिवाइड बाय t + 12 की पावर 0.757, ये फॉर्मूला आपको ध्यान। ठीक है, तो इसके लिए ये आपको जो डिस्चार्ज है वो किस में होगा, लीटर्स पर मिनट। आर इज रीअकरेंस मतलब जैसे 4 साल में एक बार हो रहा है, तो वो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेट अस सपोज आर = 4, मतलब ब्रेकआउट इन 4 ईयर्स, भाई 4 साल के इंटरवल में दोबारा से हो रहा है, तो आर की वैल्यू 4 लेके चलेंगे। टी ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए हो रहा है, ड्यूरेशन मतलब जो फायर ब्रेकआउट हुआ है वो कितने घंटे के लिए हुआ है, उसको मिनट में लेके चलेंगे। लाइक मान लो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक 3 घंटे के लिए ब्रेकआउट हुआ, अब 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, मिनट कितने हो जाएंगे, तो 180 वैल्यू लेके चल लेंगे। टी इज इन मिनट, यहाँ लिख लो टी इज इन मिनट। ये सारे फॉर्मूले ध्यान, ठीक है। बहुत है, रोक दो, न्यूमेरिकल्स कराने हैं अब इसके।